गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़िश आज़ादी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम अरस्तू पर बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ अरस्तू के सामान्य परिचय पर बात की थी। अब देखिए, अरस्तू की ज़िंदगी पर एक तो मैसेडोनिया स्टेट और दूसरा प्लेटो, इन दो का बहुत प्रभाव रहा है। हम दोनों पर बारी बारी से बात करते हैं। पहला है मैसेडोनिया राज्य। ये एक ऐसा स्टेट था जो बहुत पावरफुल था और इसने पूरी यूनान को एकीकृत किया और न सिर्फ यूनान पर बल्कि पूरी दुनिया पर राज्य किया, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज्य किया। इसी राज्य से संबंधित थे सिकंदर महान, जिन्हें विश्व विजेता कहा जाता है। अरस्तू के जो पिता थे वो मैसेडोनिया राज्य में ही राजवैद्य थे। वहाँ के जो राजा थे उनके वो फिजिशियन थे, इसलिए बचपन से ही अरस्तू का इस राज्य से संबंध रहा है। जब 16-17 साल की उम्र में अरस्तू के पिता की मृत्यु हो गई और अरस्तू को एथेंस भेज दिया गया। एथेंस के अंदर प्लेटो की एकेडमी थी, तो वहाँ पर इन्होंने एडमिशन ले लिया और वहाँ पर अपनी प्लेटो के साथ स्टडी शुरू की। जब तक प्लेटो रहे, अरस्तू उसी एकेडमी में रहे और 17 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में आए थे और 37 साल की उम्र तक, लगभग 20 सालों तक वो इसी स्कूल में पढ़ते रहे और फिर उन्होंने यहाँ पर पढ़ाया भी। जब प्लेटो की मृत्यु हो गई तो उनके जो भतीजे थे प्लेटो के, वो एकेडमी के हेड बने और अरस्तू, जो कि एक बहुत ही योग्य शिष्य थे प्लेटो के, उनको एकेडमी का हेड नहीं बनाया गया क्योंकि वो प्लेटो की जो सिद्धांत हैं और ख़ास तौर पर उनका जो थ्योरी ऑफ आइडिया था उसके वो प्रबल आलोचक थे। प्लेटो की मृत्यु हो जाने के बाद, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अरस्तू ने क्या किया, एथेंस छोड़ दिया और वो किसी दूसरे राज्यों में चले गए। वहाँ पर फिर अरस्तू को जो मैसेडोनिया स्टेट था जहाँ उनके फादर फिजिशियन थे, वहाँ से एक इन्विटेशन मिला राजा फिलिप का। उस वक्त जो किंग फिलिप थे वो मैसेडोनिया में राज कर रहे थे और उनका बेटा था अलेक्जेंडर, जो कि आगे जाकर, जैसा कि मैंने कहा, जिसे सिकंदर भी कहा जाता है और जो फिर विश्व विजेता बने। तो किंग फिलिप ने अरस्तू को ये इन्विटेशन भेजा कि आप मेरे बेटे को शिक्षित कीजिए और उसकी ट्यूशन लीजिए। अरस्तू ने इसको एक्सेप्ट किया और अरस्तू मैसेडोनिया राज्य में चले गए, जहाँ पर उन्होंने सिकंदर को सिस्टमैटिकली उसकी एजुकेशन पर ध्यान दिया और पूरी तरह से उसको एक जितनी फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग दी जा सकती थी वो दी। ये राज्य अरस्तू की बहुत इज्जत करता था और न सिर्फ उनको धन संपत्ति दी बल्कि बहुत सम्मान भी दिया। इस एजुकेशनल ट्रेनिंग के बाद जब किंग फिलिप की डेथ हो गई तो सिकंदर ने शासन किया और सिकंदर फिर बिज़ी हो गए अपने सैनिक अभियानों पे, क्योंकि वो विश्व को फतह करने के लिए निकल गए। अरस्तू का काम ख़त्म हो गया था, इसलिए अरस्तू वापस एथेंस लौटे और यहाँ पर आकर उन्होंने अपने एक स्कूल की स्थापना की, जो एक स्थान था लाइसियम, वहाँ पर शुरू की थी, इसलिए उनके स्कूल को लाइसियम कहा जाता है। अरस्तू जब भी डिस्कोर्स देते थे, लेक्चर देते थे, तो उनको आदत थी कि वो वॉक करते हुए प्रवचन देते थे, अपनी डिस्कशन करते थे, इसलिए आगे चलकर इस स्कूल को पेरिपेटेटिक स्कूल भी कहा गया। बात की
23-24 सालों तक अरस्तु इसी स्कूल का मैनेजमेंट संभालते रहे और अपनी राइटिंग्स पर ध्यान दें, और उनकी जो सबसे सिग्निफिकेंट राइटिंग्स हैं वो इसी दौरान लिखी गई। जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई तो एक और पार्टी यूनान के अंदर एक और पार्टी ने गवर्नमेंट को संभाला, और वो पार्टी मैसेडोनिया में जब इनका किंग फिलिप और सिकंदर महान का जो वंशावली थी इसके विरुद्ध थी। इसलिए जाहिर है कि वो अरस्तु के भी विरोधी थे। तो जो नई सरकार आई वो अरस्तु के विरोध में थी, इसलिए अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया और वो कैल्सिस चले गए। अरस्तु की एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध करने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि वो पहले एक अपराध सोक्रात के साथ कर चुके हैं। अरस्तु का अनुमान होगा कि शायद उनको भी ये सरकार मृत्युदंड दे सकती है, इसलिए उन्होंने एथेंस छोड़ दिया था। कैल्सिस में 1 साल रहने के बाद वहीं कैल्सिस में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब सवाल उठता है कि दूसरा जो प्रभाव पड़ा प्लेटो का, देखिए 20 सालों तक वो प्लेटो के सानिध्य में रहे और प्लेटो से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तो उनकी थिंकिंग पर, उनकी राइटिंग्स पर, उनकी फिलॉसफी पर प्लेटो के विचारों का बहुत प्रभाव रहा। लेकिन अरस्तु खुद एक महान दार्शनिक थे और एक स्वतंत्र विचारक थे, इसलिए उन्होंने प्लेटो में जहाँ उनको कमियां नज़र आ रही थी, जहाँ मतभेद थे, उसको उन्होंने पुरजोर ज़बान में कहा। ख़ासतौर पर प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ की उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आलोचना की, और अरस्तु ने खुद ने प्लेटो और खुद के दर्शन में जो भिन्नताएं थीं, जो मतभेद थे, उनको बहुत ज़्यादा उजागर किया। इसलिए बहुत लंबे टाइम तक ये माना गया कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दार्शनिक हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति या तो उसका दिमाग प्लेटो की तरह होगा और या अरस्तु की तरह होगा, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। लेकिन फिर जब और फिलोसोफर्स आए और थिंकर्स आए और उन्होंने इन दोनों विचारकों को पढ़ा, तो फिर इनके अंदर जो मूलभूत समानता थी उसको भी उजागर किया गया। इसलिए कहा जा सकता है कि कुछ भिन्नताएं हैं दोनों के अंदर, लेकिन मौलिक रूप से उनमें समानता भी है। तो अब भिन्नता क्या है और समानता क्या है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, 2 मेजर डिफरेंसेस हैं प्लेटो में और अरस्तु में। पहला, अरस्तु तथ्यों के प्रेमी थे। वो इवेंट्स को लेकर, फैक्ट्स को लेकर, डेफिनेट नॉलेज को लेकर बहुत उनका रुझान था इस तरफ। जबकि दूसरी तरफ प्लेटो जो हैं वो तो क्या मान रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये क्या है, आइडियाज़ की अभिव्यक्ति है, उसकी कॉपी है। इसलिए वो उनके लिए ये जो संसार है वो उस रूप में वैल्यूलेस है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ये एक बड़ा अंतर है दोनों ही दार्शनिकों में। दूसरा अंतर ये है कि जहाँ प्लेटो एक रहस्यवादी दार्शनिक है, एक कवि है, और इसलिए उनकी जो राइटिंग्स हैं उसमें मिथ हैं, कथाएं हैं, रूपक हैं, स्टोरीज़ हैं, लेकिन साथ ही साथ एक फिलोसॉफिकल क्लैरिटी की कमी भी है।
स्पष्टता नहीं है ना। वो जहाँ पर ईश्वर की बात कर रहे हैं, आत्मा की अमरता की बात कर रहे हैं, आत्मा के आवागमन की बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, पुनर्स्मरण की बात कर रहे हैं, ये सारे ही सिद्धांत वो रूपकों के माध्यम से समझा रहे हैं और इनका बहुत ज़्यादा कुछ फैक्ट से लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो अरस्तु हैं, उनकी सोच एक वैज्ञानिक की है, वो एक विश्लेषणवादी हैं, वो तार्किक हैं, तर्क के आधार पर उनका चिंतन चल रहा है। इसलिए अरस्तु की रचनाओं में स्पष्टता है, लेकिन भाषा की सुंदरता नहीं है अरस्तु की रचनाओं में। एक लिटरेरी ब्यूटी होती है, उसकी कमी हमें अरस्तु में नज़र आती है, जबकि दूसरी तरफ साहित्यिक दृष्टि से प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं। लेकिन अरस्तु को ये मानना था कि आर्ट और साइंस ये तो इनके दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, है ना। जब आप साइंटिफिक बात कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पष्टता ज़रूरी है, वहाँ पर भाषा की सुंदरता ज़रूरी नहीं है। जब कभी हम साहित्यिक अलंकरणों की मिथक इनका उपयोग करते हैं तो क्या होता है, जो तथ्य होते हैं, जो सच्चाई होती है, जो रीजनिंग होती है, वो दब जाती है। ये दो मेजर डिफरेंसेस थे प्लेटो में और अरस्तु में। लेकिन जो मौलिक समानता मैं कह रही हूँ कि दोनों ही दार्शनिकों में थी, वो ये है कि दोनों ही दार्शनिक कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि उद्देश्य इम्पॉर्टेंट होता है। टेलियोलॉजिकल सिस्टम है दोनों का ही, मान रहे हैं कि जो अंत है वो आरंभ में निहित होता है, अंत ही आरंभ को अपने शिखर, अपने अंत तक प्रेरणा देकर लाता है ना। तो ये जो प्रत्ययवादी अवधारणा है और ये जो फिलॉसफी का सिस्टम है प्रयोजनवादी, वो हम दोनों ही दार्शनिकों में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अरस्तु के और दार्शनिक विचारों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।